गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? ऑल द बेस्ट। तैयारी चल रहा है ना अच्छे से? ठीक है, करते रहना, सब प्रिपरेशन करते रहना, मस्त पीछे रिवाइज करते चलना, जितना चैप्टर्स पढ़ना ना उसको बार बार रिवाइज करना। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? NLM। शॉर्टकट का ज़माना है, NLM यही बात करेंगे हम लोग, ये इसी से ज़्यादा फेमस है। ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक बहुत भी आया है, अच्छे से पढ़ना, बहुत इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। ठीक है ना, इजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस समझते चलना कैसे कैसे करते हैं, बस उसके बाद सॉल्व हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, बेसिक टारगेट अपना क्या है कि अपना सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम समझ लें, उस बेसिस पर सारा का सारा क्वेश्चन हमसे बनने लगे। फाइनल टारगेट अपना यही है, क्वेश्चन अपने को बनना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, IIT में चाहे नीट में सिलेक्शन होना पक्का है। अब देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, इसमें भी देखो, इससे पहले जितने चैप्टर्स हम लोग पढ़े थे यूनिट डायमेंशंस, काइनेमेटिक्स, ठीक है, वेक्टर्स, वो सब क्या था? वो सब एक था कि बस बॉडी जो है कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कुछ समथिंग हो रहा है। वेक्टर्स में हम लोग पढ़े थे फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर से कैसे खेलेंगे, ये सब था। लेकिन क्या काउज कर रहा था मोशन को? मोशन और रेस्ट में हम लोग पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स में कि कोई ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है, कोई एक्सेलरेट कर रहा है, कोई डीएक्सेलरेट कर रहा है। रिलेटिव मोशन भी पढ़े थे हम लोग, तो मोशन पढ़े थे, लेकिन मोशन का काउज नहीं पढ़े थे। क्या काउज है? तो वही काउज इसमें हम लोग जानेंगे, क्या कि काउज क्या है मोशन का। तो सिंपल काउज क्या है? फोर्स। क्या है काउज? फोर्स। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक काम नहीं चलता है, फोर्स लगाना ही पड़ता है। ठीक है, फोर्स लगाना ही हमको पड़ता है। ठीक, फोर्स कहीं ना कहीं आएगा, उसी फोर्स की वजह से जो भी होगा सारा चीज़ होगा ही। ठीक, बेसिकली फिजिक्स में जो है मेनली जो साइंटिस्ट जो फोर्स का बात किया, ठीक है, फोर्स नाम सुने ही हम लोग सबको। बेसिकली देखो, 4 टाइप का फोर्स का बात हुआ। पहला क्या था? ग्रेविटेशनल। क्या था पहला? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो 4 बेसिक फोर्स का बात क्या आता है? ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में तुमको दोनों फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों, सबसे भिविया यही है। ठीक है, क्लियर है। और तीसरा आता है तुमको न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें तुमको 2 टाइप का फोर्स मिलेगा, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स और एक वीक फोर्स। ठीक, और एक वीक फोर्स। ठीक है ना, मतलब बेसिकली फिजिक्स मेनली हम लोग पढ़ते क्यों है? फिजिक्स क्या है? बेसिकली इज लॉज ऑफ नेचर है। फिजिक्स क्या है? लॉज ऑफ नेचर। नेचर में कोई भी चीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको समझाने के लिए कौन हमको मदद करता है? कौन हेल्प करता है? फिजिक्स। ठीक है ना, कोई भी चीज़ बाइंड है एक दूसरे से, तो उसमें क्यों बाइंड है? फोर्स की वजह से ही बाइंडेड है सारा का सारा चीज़, चाहे वह स्टार्स हो, चाहे गैलेक्सीज हो, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे एटम्स ही क्यों ना हो। ठीक है, सारा का सारा चीज़ हमारा किससे कनेक्टेड है? फोर्स से। किससे कनेक्टेड है? फोर्स से। सबसे पहला बात तो ये समझना था हम लोग को। हर एक चीज़, एटम्स देखें, चाहे प्लैनेट्स मेरा सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक ना, कोई भी चीज़ में हमारा इंटरनली कुछ ना कुछ फोर्स है, वहाँ पर फोर्स लग रहा है, इसलिए वो बाइंडेड था। ठीक, पहले तो ये समझना है। ठीक है, इतना माइंड में क्लियर हो गया फंडा? चलो तो हाँ, ठीक ना, फोर्स। बचपन में हम लोग फोर्स के बारे में क्या पढ़े थे? पुश और पुल। सिंपल एक भाषा में क्या हम लोग, एक लैंग्वेज क्या पढ़े थे? पुश और एनीथिंग पुल। ठीक, उसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं, पुश और पुल को हम लोग फोर्स बोलते हैं। बहुत सारा फोर्स का मेरा इफेक्ट होता है। ठीक, फोर्स की वजह से मोशन आ जाता है, फोर्स की वजह से रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे आ रहा है तो फोर्स लगा के उसको हम रोक सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को हम मोशन में भी ला सकते हैं, रेस्ट में भी ला सकते हैं हम फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, तो काउज होता है, उसका शेप एंड साइज बदल सकते हैं। तो काउज एंड इफेक्ट्स फोर्स का सिंपल यही है। ठीक है ना, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो फोर्स लगाओ, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन को रोकना है तब भी फोर्स लगाओ, उसके शेप एंड साइज को बदलना है तब भी फोर्स लगाओ। बेसिकली हम लोग फिजिक्स में कहाँ तक बात करेंगे? यही बात करेंगे कि भैया फोर्स लगाएंगे, उसको या तो मोशन में ला देंगे या तो रेस्ट में ला देंगे। जनरली हम लोग यही काम करते रहेंगे। ठीक है ठीक ना, यहाँ तक समझ में गया? चलो, लिखते भी चलना, मन हो लिखते भी चलना, नोट्स बनते चलेगा। ठीक है ना, तो अब जो है यहाँ पे क्या करना है हम लोग को कि ये समझना है
सबसे पहले फोर्स के बारे में, ठीक है, फोर्स समझ गया। फोर्स के बारे में सबसे पहले क्या जानेंगे, क्या कि कैसा क्वांटिटी है ये भैया, तो कैसा क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन जी अपने ही नाम पर डालिए, न्यूटन सबसे महान फिजिशियन, ठीक। एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। सीजीएस में इसका क्या होता है, सीजीएस यूनिट सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, डाइन, क्या होता है, डाइन। एंड 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग इसका कन्वर्जन किए होंगे, ठीक है, सिंपल है, क्लियर, डाइन होता है, ठीक। फोर्स 4-5 टाइप का हो गया, हम लोग देख लिए थे फंडा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट समझ गया कि जनरली हम लोग क्या करेंगे, जनरली फोर्स की वजह से करेंगे क्या, जनरली, है ना, एनी ऑब्जेक्ट इज ब्रिंग इन मोशन और रेस्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग या तो मोशन में लाएंगे या फिर उसको रेस्ट में लाएंगे, ठीक। कुछ इसी टाइप से उसको करेंगे, मतलब उसको मोशन से ही खेलेंगे हम लोग, फोर्स लगा के, ठीक है ना। क्लियर है फंडा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक। तो न्यूटन जी हमारे जो हैं फाइनली 3 लॉ लाए, अपना 3 लॉ लाए, कितना लॉ लाए, 3 लॉ लाए, ठीक ना। तो इस फोर्स के बाद हम लोग न्यूटन्स लॉज, ठीक, न्यूटन्स लॉज, ठीक है। सबसे पहला लॉ, ठीक, पहले बात कर लेते हैं क्या क्या है, फिर सेकंड लॉ आएगा, ठीक है, फिर थर्ड लॉ आएगा। देखो तीनों लॉ बहुत इजी है, बेसिक बात से पहले समझ लो, उसके बाद तो सारा का सारा होगा ही। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ सिंपली क्या है, याद, अब देखो पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखा चल रहा है, स्विच ऑफ करो। स्विच ऑफ जैसे ही करते हैं डायरेक्ट, मान लो स्विच को ऑफ किए तो क्या डायरेक्ट पंखा रुक जाता है, नहीं। स्विच को ऑफ करते हैं, करंट सप्लाई पहले बंद हो गया, पंखा जो फैन जो मूव कर रहा था वो कुछ देर तक मूव ही करता हुआ तुमको मिलेगा, कुछ देर तक मूव ही करता हुआ मिलेगा, ठीक, हाँ, कुछ देर तक मूव ही करता हुआ मिलेगा, ठीक है। चलो पता चला, यानी कि वो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। मास, जिस भी बॉडी के पास मास होगा उस बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी होगा जिसका नाम क्या है, इनर्शिया। क्या नाम है, इनर्शिया, जिसकी वजह से वो अपने में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करेगा। जैसे पंखा पहले चल रहा था, हम ऑफ किए तो चूंकि इनर्शिया कहता है नहीं, चल रहे थे तो चलने ही दो, चल रहे थे तो उस बॉडी को चलने ही दो, बंद किए हैं तो रुकेगा नहीं, तो रेसिस्ट करेगा अपने चेंज को, ठीक है ना, चेंज को रेसिस्ट करेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो पंखा क्यों चल रहा था, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से चलता ही रह गया कुछ देर तक, फाइनली रुक गया ड्यू टू फ्रिक्शन, फाइनली रुक गया, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्सेज की वजह से, हवा की वजह से, ठीक है ना, रुक गया फाइनली, लेकिन वो चलते ही रहना चाह रहा था ड्यू टू इनर्शिया से। जैसे मान लो बस पे हम लोग खड़े थे, सबसे बेस्ट एग्जांपल, बस पे हम लोग खड़े थे, हाँ, बस चल रही थी एकदम तेजी में, बस चल रही थी तो उसके साथ साथ हम भी चल रहे थे, बस चल रही थी उसके साथ साथ हम भी चल रहे थे। जैसे चल रहे थे अचानक से बस रुका, अब हमारा बॉडी तो चल रहा था, हमारा बॉडी तो मोशन में था, हमारा बॉडी चाह रहा था मोशन में ही रहे, ठीक, हमारा जो मास है, इस बॉडी का जो मास है, वो जो हमारा प्रॉपर्टी इनर्शिया, उसकी वजह से हम लोग चाह रहे थे हम चलते ही रहें। लेकिन जैसे ही बस रुका, ठीक, तो बस तो रुक गई, तो रुकना तो फाइनली पड़ेगा, लेकिन हम लोग का देखो बॉडी देखा, जैसे बस रुकती हुई थोड़ा सा आगे जाके रुके, थोड़ा सा आगे बॉडी हो गया, बॉडी लीन कर गया, थोड़ा झुक गए, चूँकि मेरा बॉडी मोशन में था तो चाह रहा था मोशन में ही रहे। फिर देखो कितना बार, जैसे हमारा ट्रेन में सफ़र किए होंगे ट्रेन वगैरह में या किसी भी कोई भी गाड़ी में, जैसे गाड़ी भी रुकी हुई है, डायरेक्ट गाड़ी को हम ऑन किए, ठीक, तो हम लोग रुके हुए हैं, डायरेक्ट गाड़ी को चला दिए, गाड़ी डायरेक्ट भागा। अब हम तो रुके हुए थे, चूँकि हम रुके ही हुए थे तो मेरा बॉडी क्या चाहेगा, हम रुके ही रहे फाइनली, ठीक, हमारा बॉडी क्या चाहेगा फाइनली, हम लोग रुके ही रहे, लेकिन गाड़ी तो चल चुकी है, चलना तो पड़ेगा। चूँकि बॉडी चाह रहा है रुके रहा, गाड़ी आगे चल गया तो हम लोग देखा थोड़ा पीछे हो जाएंगे, पीछे झुक जाते हैं, पीछे की ओर, ठीक, अचानक से गाड़ी चलती है, हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक रहे हैं, पीछे की ओर क्यों चले जा रहे हैं, ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया हमारा बॉडी चाह रहा था वहीं के वहीं रहे, ठीक है। ये सारा का सारा बात कहाँ हो रहा है, फर्स्ट लॉ का हो रहा है अभी, ठीक। अब जैसे कैरम बोर्ड हम लोग खेलते हैं, कैरम बोर्ड, ठीक, कैरम बोर्ड खेलते हैं, जैसे कि मान लो पूरा गोटी सजा होता है, स्ट्राइकर से मारते हैं, ठीक, तो नीचे वाला गोटी देखना सरक जाता है, नीचे वाला गोटी चल जाता है, लेकिन ऊपर वाला सारा का सारा गोटी वहीं बैठ जाता है, ऊपर वाला सारा का सारा वहीं का वहीं रह गया। क्यों, कि भाई वो रेस्ट पर था,
हाँ वो चाह रहा था अपने इनर्शिया की वजह से हम उसी पोजीशन में मेंटेन रहें, ठीक। तो नीचे वाला जो मेरा कॉइन होगा वो स्ट्राइकर से मारेंगे तो नीचे वाला कॉइन ड्यू टू फोर्स तो हट जाएगा, लेकिन सारा का सारा ऊपर वाला वहीं का वहीं बैठ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से चाह रहा है हम वहीं रह जाएँ, जो जहाँ जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता। कोई अपने आप में डिस्टर्बेंस नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि हमको कोई डिस्टर्ब करे, ठीक है ना। तो इसलिए वो इनर्शिया समझो वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। इनर्शिया वही प्रॉपर्टी, हमको डिस्टर्ब मत करो भैया, डिस्टर्ब करोगे तो हम उसी पोजीशन में रहना चाहेंगे ज़बरदस्ती, वो अलग बात है, नहीं रह पाएंगे। फाइनली फोर्स लगेगा तो नहीं रह पाएंगे, वो बात की बात है, बट रेसिस्ट हम जरूर करेंगे। तो यही हो गया रेसिस्ट हम किए, कॉइन रेसिस्ट किया कि वही रहना चाहेगा, बॉडी रेसिस्ट किया कि चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे, बस रुकी तो आगे ही बढ़ गए, बस अचानक चली तो पीछे चले गए, ठीक है। इनर्शिया ऑटो में देखना, जैसे ऑटो में बैठे हो जा रहे किसी मोड़ पे मुड़े तो लगता होगा जैसे बाहर की ओर फेंका गए, ठीक, बाहर की ओर जैसे पुल आउट हो रहे हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग जा रहे थे सीधा, तो हमारा बॉडी जा रहा था सीधा, अचानक से जो ऑटो ऐसे मुड़ेगा, अचानक से जो मोड़ होगा तो हम तो चाहेंगे सीधा ही जाना ना। अब ऑटो तो मुड़ गया तो ऐसा लगता है कि हम लोग बाहर गिर गए, ऐसा कि क्या फील होता है, बाहर गिर गए ड्यू टू इनर्शिया, ठीक, ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जाने, सारा का सारा फर्स्ट लॉ का चर्चा हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट लॉ हम लोग अभी फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ा सा जान रहे हैं, ठीक। फर्स्ट लॉ में सबसे पहले बात आता है मास, ठीक। मास जो हमारा कोई भी बॉडी से ये कुछ भी है, कुछ ना कुछ मटेरियल का बना होगा, पूरा मटेरियल मिला जुला के इसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा, मेरा भी कुछ ना कुछ अपना मास होगा, इस ब्लैक बोर्ड का भी अपना कुछ ना कुछ मास होगा, इस पेन का भी अपना कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। मास उस मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया, ठीक। चलो मास कहीं जाके बदलता जनरली नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो मास का एक प्रॉपर्टी क्या हो गया, हम लोग क्या पढ़े, इनर्शिया। क्या हो गया, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, हाँ, मासिव बॉडी क्योंकि मास का प्रॉपर्टी ऑफ ए मासिव बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन और रेस्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ए मासिव बॉडी टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन और रेस्ट, ठीक है ना। सिंपल हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, क्लियर है, ठीक। समझ गया। कोई बॉडी रुका हुआ है, वो चाह रहा है रुका रहे, चल रहा है वो चाह रहा है चलता रहे। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल जो लिए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 कि बस मूविंग stops, bus moving with a velocity and then stops, ठीक। then stops, बस मूव कर रहा था अचानक कुछ वेलोसिटी से, उसके बाद अचानक रुक गया। बस जो है कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हम यहाँ खड़े थे इसमें, एंड देन स्टॉप्स। इसका इम्प्लाइज क्या, our body will move forward after brakes are applied, ठीक है, आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड ड्यू टू, क्यों आगे बढ़ गया, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। मोशन, मेरा बॉडी मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाह रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग आगे की ओर हम लोग चले गए। अचानक जब ब्रेक लगा तो हम लोग थोड़ा आगे की ओर चले गए। पहला एग्जांपल ये देखे थे। एग्जांपल नंबर 2 क्या देखे थे कि बस रुकी हुई थी, बस इज एट रेस्ट एंड स्टार्ट्स मूविंग और फिर चलने लगी। अभी रुका हुआ था बस, ठीक है। तो हम जैसे हम लोग इस केस में आगे चलते चल गए थे, यहाँ बस रुकी हुई थी, अब अचानक से चली तो इसमें हुआ क्या, आवर बॉडी विल मूव बैकवर्ड क्यों, क्योंकि हम तो वहीं थे, बस आगे चल गए तो मेरा बॉडी वहीं रहना चाहेगा, यहाँ थे वहीं, मूव बैकवर्ड, ठीक, ड्यू टू, इसको क्या बोल देंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देंगे, ये हो गया, समझ में आ रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल देंगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, वो ऑटो वाला एग्जाम्पल है, एक है और
उसमें क्या होता है कि हम लोग बाहर की ओर फेंकाने लगते हैं, ठीक, बाहर की ओर जाने लगते हैं। उसमें क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रोटेशन बोल देंगे, इनर्शिया ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अलग अलग नाम से जाना गया, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना, बस समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक मैटर है, ठीक है, फंडा है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 3 का लिखोगे, एन ऑटो रिक्शा, एन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा, फीलिंग्स को समझना बस, एन ऑटो रिक्शा, ठीक है, टर्निंग एट कॉर्नर, ठीक। तब क्या होता है, मान लो ऑटो रिक्शा ऐसे टर्निंग, कोई कॉर्नर पे टर्न किया है, ठीक ना, टर्निंग पे ऐसे टर्न किया, तो हम लोग क्या, जिस इसके अंदर बैठे हुए रहते हैं, वो इसके अंदर जो बैठे रहे, ऑटो जैसे ही यहाँ आया, ठीक, तो हम लोग बाहर की ओर फेंका, फील होता है कि बाहर की ओर फेंका रहे हैं, ठीक है ना, है ना। तो क्या हुआ, आवर बॉडी इज पुल्ड आउटवर्ड, इसको क्या बोल दोगे, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन, रोटेशन की इनर्शिया की वजह से हमारा बॉडी जो है बाहर की तरफ पुल हुआ, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन। दिख रहा है ना यहाँ तक यार, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रोटेशन, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट लॉ समझना, इनर्शियल लॉ ही है, फर्स्ट लॉ एक तरह से इनर्शियल लॉ ही है, फर्स्ट लॉ को ही हम लोग इनर्शियल लॉ भी बोलते हैं, ठीक, फर्स्ट लॉ को ही हम लोग इनर्शियल लॉ बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है, पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर और लिखवाते हैं बेसिक डेफिनेशन, जो रट्टाफिकेशन वाला डेफिनेशन है, ठीक ना, बुकिस डेफिनेशन वो भी लिखेंगे, बट पहले ये नोट कर लो, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसा, बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से भी सोच सकते हो कि कैसे कैसे हो रहा है, बहुत सारे एग्जाम्पल खुद से भी सोचा जा सकता है, ठीक ना। हो गया नोट, फटाफट करते चलना यार, ठीक है ना, पॉज करके वीडियो को। कैरम बोर्ड का समझ गया एग्जाम्पल, एक कैरम का एग्जाम्पल समझ गया। ठीक है, चलो अब जो है सो फंडा, अब बेसिक डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन सिंपल क्या है, देखो फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until and unless a net force acts on it, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है हम लोग का, बेसिक डेफिनेशन, बुक इस डेफिनेशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन क्या कहता है, एनी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो भी, ठीक है, रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म motion until and unless a net force acts on it, जब तक उस पर कुछ नेट फोर्स नहीं लग रहा हो किसी बॉडी पर किसी भी बॉडी पे, तब तक वो या तो रेस्ट पे रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ये दो वर्ड दिमाग में सेट रखना, जब तक नेट फोर्स ना लग रहा हो, जब तक नेट फोर्स नहीं लग रहा हो उस पर, ठीक है। ये हो गया अपना, ठीक, क्लियर है। इनर्शियल लॉ ही है, लेकिन फंडा वही, फाइनल वही है, क्योंकि किसी पर अगर फोर्स आएंगे, क्योंकि अगर किसी पर नेट फोर्स आ गया, चूँकि अगर किसी पे नेट फोर्स अगर आ गया तो उस पर कुछ ना कुछ मेरा उसके मोशन में डिस्टर्बेंस होगा ही होगा। गेट ठीक है, क्लियर है। बेसिक डेफिनेशन यही है अपना फर्स्ट लॉ का, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो, हाँ ठीक है,
फर्स्ट लॉ का बहुत सारा एग्जांपल हो गया। एग्जांपल में तुम्हारा कैरम बस वाला समझ गए, ट्रेन वाला उसका समझ गए, है ना, मुड़ने वाला समझ गए, कैरम वाला भी समझ ही गए, ठीक है, सब समझ ही गए फाइनली हम लोग, ठीक है ना। अब देखो एक अब क्या बात आता है, ठीक है। अब सबसे पहले सेकंड लॉ को समझने के लिए दूसरा चीज़ हमको क्या समझना पड़ेगा, मोमेंटम। क्या समझना पड़ेगा, मोमेंटम क्या होता है, ठीक। मोमेंटम क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना होगा मोमेंटम क्या होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग खास तौर से किसका बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम का। किसका बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। जिसका लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी वेक्टर, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा मान लो कोई एक शीशा का एक खिड़की है, ठीक है ना, शीशा का एक खिड़की है। क्या करो, उस शीशे की खिड़की पे एक बॉल लो अपना, ठीक है ना, जिससे बैट बॉल खेलते हैं, इससे मारेंगे। थोड़ा धीरे से मारो, हल्का सा धीरे से मारेंगे, क्या होगा, हल्का सा थोड़ा स्पीड में मारो, शीशा चनक जाएगा, हाँ, शीशा जो है क्रैक कर जाएगा, शीशा पे क्रैक आ जाएगा। लेकिन अगर बुलेट से मारे, अगर हम एक गन से मारें, अगर गन से अगर मारेंगे तो शीशे में क्या होगा, छेद हो जाएगा, छेद होता हुआ निकल जाएगा। तो हुआ क्या, आखिरकार हुआ क्या, कांच का टुकड़ा है, जब एक बड़ा वाला बॉल से मारे तब ये कर गया क्रैक, फ्रैक्चर आ गया इसमें, ठीक। लेकिन यही कांच का टुकड़ा था और बुलेट से जा रहा था तो एक होल बना दिया, छेद करता हुआ निकल गया। इसका मतलब क्या कि हमारा मास जो भी है, मास और जो इसका वेलोसिटी है, वो ये दोनों से फ़र्क पड़ता है कि किस तरह से इम्पैक्ट वो लाएगा किसी भी बॉडी पर। उसके मास और उसके वेलोसिटी पे ये बात डिपेंड करता है कि वो कैसा इम्पैक्ट लाएगा किसी बॉडी पर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। यानी कि मास और वेलोसिटी जो है ये डिसाइड कर रहा है इम्पैक्ट, ये डिसाइड क्या कर रहा है, इम्पैक्ट, कि किसी बॉडी पर वो कैसा इम्पैक्ट लाएगा। तो इसी दोनों को कंबाइन करके हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, लीनियर मोमेंटम। पी वेक्टर इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर का साइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमेशा याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। एक्स डायरेक्शन में बात हो रहा है, वाई डायरेक्शन में बात हो रहा है, जेड डायरेक्शन में बात हो रहा है, या किस डायरेक्शन में बात हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है लिखना, ठीक है ना। तो ये हमेशा नोट करके दिमाग में सेट करो कि मोमेंटम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि इम्पैक्ट हमको बता रहा है, क्या मास है क्या वेलोसिटी, ये हमको बता रहा है किस तरह का इफेक्ट डालेगा वो किसी बॉडी पे, ठीक है ना। इसलिए मोमेंटम को पहले डिफाइन करना जरूरी था। समझ गया पहले बात, लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, सिंपल लीनियर मोमेंटम है, ठीक। ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड, मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सिंपल। डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन पता ही है, ठीक। ये हो गया यूनिट, मान लो। डायमेंशन क्या होगा, सब निकाले थे हम लोग, डायमेंशन याद होगा सबको, मास का एम, एल का एल टी माइनस वन, ठीक। वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। डायमेंशन पता चल गया, मोमेंटम पता चल गया, ठीक है। मोमेंटम ये है, ठीक है। इफेक्ट पता चला, तो इफेक्ट पता चला, यही अब न्यूटन सेकंड लॉ का हमारा बेस बनेगा। ये मोमेंटम ही न्यूटन सेकंड लॉ का बेस है। फर्स्ट लॉ समझ गए थे, इनर्शियल लॉ है, सिंपल, ठीक। इसको पहले नोट कर लो, मोमेंटम क्या है, बचकर बताते हैं सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। पहले थ्योरी थोड़ी समझ लो कॉन्सेप्चुअली, उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे तो मज़ा तो आना ही है, लेकिन पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लो कि थ्योरी क्या है, ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, बिहाइंड द गेम। लिख लो जल्दी से। ठीक है, अब तो हम लोग सेकेंड लॉ डिफाइन करने वाले हैं जस्ट अब। सेकेंड लॉ कहता है हमको, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है हमको, ठीक। सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स जो किसी बॉडी पे लगता है, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो मोमेंटम की वजह से ही पता चला क्या इम्पैक्ट लग रहा है, ठीक, क्या इम्पैक्ट हुआ, उस पर क्या असर हुआ, है ना। तो मैथमेटिकली हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, फोर्स इज
डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही है सेकंड लॉ, बेसिक यही है सेकंड लॉ। फोर्स इज डिफाइंड एज रेट, हम फाइंड दिमाग में सेट कर लो, सेकंड लॉ फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं डायरेक्ट बोल देना किसी को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये पॉइंट मेन है सबसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फोर्स एफ वेक्टर इज नथिंग बट dp/dt, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोमेंटम, और ऐसे बोल सकते हो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, एक ही बात है, कोई डायरेक्ट टफ वाला बात नहीं है। एक बेसिक डेफिनेशन फोर्स का यही है कि भैया मोमेंटम में जिस रेट से चेंज आता है वही मेरा फोर्स कहलाता है। पहला बात तो ये समझना है, ठीक है। जैसे जितना तेज़ी से मोमेंटम बदल जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। जैसे तुम लोग देखे होगे कराटा वाले को, है ना, ईटा तोड़ते हुए, पत्थर ये सब कुछ भी तोड़ते हुए देखा है ना कराटा वाला, तो खट से लोग क्या करता है, स्पीड में खड़ाक खड़ाक, मतलब जैसे ही मोमेंटम था पहले नीचे की ओर, अचानक से बदल लेता है ऊपर की ओर, स्पीड में करता है। ये नहीं कि मारा वहीं रख गया तो पता चला हाथ ही टूट जाएगा, ठीक है। जितना तेज़ी से जाता है उतना ही तेज़ी से वापस आता है, खटाक खटाक से, मतलब मोमेंटम में जल्दी से बदलाव कर दिया, चेंज जल्दी लाया, समय कम कर दिया। मोमेंटम में चेंज लाने के लिए समय कम कर देंगे तो फोर्स ऑब्वियस ज़्यादा लगेगा ना, समय जैसे ही कम करे, खट खट, समय कम लगा, मोमेंटम पहले नीचे था अब ऊपर आ गया, मोमेंटम में तो चेंज आया क्योंकि पहले वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन बदलेगा, तो मतलब बदल गया वो चीज़, ठीक, पहले नीचे था ऊपर हो गया, ठीक है। तो कम समय में मोमेंटम बदल लिए, मतलब फोर्स ज़्यादा लगा लिए, ठीक है ना। तो वहीं पर इसका बेसिक एप्लीकेशन होता है, ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन वहीं से पता चलेगा तुमको, ठीक, कराटा वाला जो ऐसे खट से मारता है, ठीक। और एक एप्लीकेशन सबसे मस्त, बैट बॉल खेलते टाइम में, बैट बॉल खेलते टाइम एक क्वेश्चन पूछता है कि हाथ को पीछे क्यों करते हैं कैच करने के लिए, ठीक ना। तो बॉल अपना गति से आ रहा था, यहाँ मान लो हम लोग खड़े थे, ठीक, अपना हाथ ऐसे पकड़ कैच करने के लिए, अपना बॉल तो मस्त कुछ भी वेलोसिटी से आ रहा था, मास मान लो m है, ठीक है, तो मोमेंटम तो है mv हो गया, ठीक। अब जो हम हाथ अब जो खड़े हम ऐसे करके हैं, ठीक है, अब हम लोग पीछे करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा समझो, पीछे करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, पीछे कर रहे हैं, इसका मतलब उसका मोमेंटम को धीरे धीरे करते फाइनली जीरो कर देंगे, वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा फाइनली, मतलब मेरा फाइनल मोमेंटम जीरो हो रहा है। आज चूँकि जो धीरे कर रहे हैं तो मोमेंटम को जीरो करने के लिए हम कुछ समय ले रहे हैं ना, समय ले रहे हैं, कुछ समय ज़्यादा ले रहे हैं, समय बढ़ा रहे हैं हम लोग, वही मोमेंटम को फाइनली जीरो करना, फाइनली तो जीरो पहुंचाना है। कैच करना मतलब क्या, बॉल को रोक देना खट से, ठीक। अब डायरेक्ट अगर कैच कर लेते, डायरेक्ट बॉल आता है, डायरेक्ट मोमेंटम को जीरो कर देते, मतलब कम समय में ही मोमेंटम जीरो कर देते, कम समय में मोमेंटम जीरो तो फोर्स ज़्यादा लगता तो हाथ क्रैक हो जाता या कैच नहीं भी होता। लेकिन पीछे करने से क्या हो रहा है कि मोमेंटम फाइनली जीरो तो कर रहे हैं लेकिन समय बढ़ा दे रहे हैं, तो समय जैसे ही बढ़ा दे रहे हैं तो फोर्स कम हो जा रहा है। तो वाइल, सिंपल एग्जांपल बेस्ट यही है समझने के लिए, वाइल कैचिंग द बॉल हैंड इज लोअर्ड, हैंड को नीचे कर लेते हैं, हैंड इज लोअर्ड बैक, क्यों, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टाइम टेकन फॉर चेंज इन मोमेंटम, पहले ही समझो। while catching the ball है, hand is lowered back in order to क्या, increase the time taken for change in momentum, implies क्या, implies force will decrease, यहाँ से पता चल रहा है डिनोमिनेटर में टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, टाइम को बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, टाइम बढ़ा फोर्स घटा, यहाँ से पता चल रहा है। यही है मेरा सेकंड लॉ, नोट करो इसको।
पूरे न्यूमेरिकल्स में इसी लॉ को यूज करते रहेंगे, देखना ज़्यादातर सेकंड लॉ को ही यूज करते चलेंगे। आएगा अभी फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना आपके माइंड में आ रहा होगा तो वो आएगा जस्ट अभी टेंशन मत लो। ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद तो हम लोग न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ही करेंगे। पहले समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। अब चलो बात करते हैं। ठीक, अब देखो बात करते हैं हम लोग। तो फोर्स बराबर क्या आया अभी, डी, सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग, डी पी बाई टी टी। ठीक, अच्छा मोमेंटम कैसे डिफाइन किए थे हम लोग, याद करो, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास चूँकि जनरली कांस्टेंट ही रहता है, मास को हम लोग बाहर कर सकते हैं। क्या बचा, डी वी बाई डी टी। ठीक है, वेरिएबल मास का कॉन्सेप्ट आएगा, सेंटर ऑफ मास हम लोग पढ़ेंगे, वो जब आएगा तब आएगा। ठीक, जैसे रॉकेट वाला क्वेश्चन हमें थ्रस्ट फोर्स वगैरह में आता है वेरिएबल मास, वहाँ ध्यान बाद में देखा जाएगा। जनरली इफ़ मास इज़ कांस्टेंट, इफ़ मास इज़ कांस्टेंट तो मास बाहर आ गया। और डी वी बाई डी टी क्या था, यही तो था, नथिंग बट एक्सेलरेशन। डी वी बाई डी टी वाज नथिंग बट एक्सेलरेशन। अब आता है ये फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स अब आता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन ये है, सेकेंड लॉ ये है, आ गया फाइनली। ये याद हम लोग ये रखते हैं जनरली, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। यहीं से हमको रिश्ता पता चला, फोर्स और एक्सेलरेशन में रिश्ता पता चला। अच्छा, कुछ बॉडी में फोर्स लगता है तो बॉडी में कुछ एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, क्लियर फंडा। चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का हमेशा ध्यान रखना। अगर x वाला फोर्स ले रहे हैं तो x वाला एक्सेलरेशन लेंगे, अगर y डायरेक्शन वाला फोर्स ले रहे हैं तो y डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन लेंगे, z डायरेक्शन वाला फोर्स ले रहे हैं z डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन लेंगे। जिस डायरेक्शन में फोर्स का बात करेंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी बात करेंगे। ठीक है, फोर्स और मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट करो सेकंड लॉ, यही सेकंड लॉ, इसी को जनरली यूज करते रहेंगे। ठीक, हर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो मैथमेटिकली पहले समझ जाओ क्या हो रहा है। कॉन्सेप्चुअली तीनों लॉ समझ जाओगे, उसका न्यूमेरिकल्स में हम लोग ईजी रहेगा हम लोग को बनाना। ठीक है, सिंपल रहेगा। ठीक है, क्लियर फंडा। यहाँ यानी कि यहाँ से एक्सेलरेशन का हम लोग क्या चुराए, ए बराबर क्या आ जाएगा, फोर्स बाय मास। किसी बॉडी पर कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर एफ लग रहा है तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आ जाता है, मास। मान लो कोई बॉडी का मास एम है, उस पर हम कुछ एक्सटर्नली हम फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो ये बॉडी में कितना एक्सेलरेशन जनरेट होएगा, कितना एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उस बात क्लियर, नोट कर लो। यही था मेरा सेकंड लॉ। ठीक है, इसी पर सारा का सारा बात करेंगे, जितना क्वेश्चंस बनेगा, पुल्ली वाला, टेंशन वाला, स्प्रिंग वाला, जो भी सब। ठीक है, सारा का सारा। फर्स्ट लॉ समझ गए, सेकंड लॉ समझ गए, अब थर्ड लॉ भी समझ लेते हैं, उसके बाद खत्म है थर्ड लॉ। ठीक, अच्छा थर्ड लॉ समझने से पहले कुछ बात करते हैं फोर्स के बारे में हल्का फुल्का। ठीक है ना, देखना फोर्स देखना हमेशा ध्यान देना कभी भी। ठीक है, जैसे मान लो कि हम अब इस बोर्ड को ऐसे पुश कर रहे हैं, इस पर खड़े हो गए, इसे पुश कर रहे हैं, उस रेस्ट पर हम आ गए। इसका मतलब क्या है कि बोर्ड भी तो हमको पुश कर रहा होगा, ठीक है ना। ठीक, यानी कि अब ध्यान देना हमेशा एक बात। ठीक है, और चलो और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो रस्सी पकड़ के हम कुछ खींच रहे थे, रस्सी पकड़ के हम किसी को खींच रहे थे, मान लो अगर रस्सी पे ध्यान दो, रस्सी पकड़ के हम खींच रहे थे तो रस्सी भी तो हमको खींच रहा था अपने तरफ। ठीक, यानी कि फोर्स देखना हमेशा जोड़ा में ही आता है, फोर्स हमेशा जोड़ा में ही आता है। कोई भी फोर्स हो, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, जोड़ा में ही आ जाता है। पहला तो तुमको ये समझना था। ठीक है, जैसे मान लो किसी को मान लो एक झापड़ मारे, एक थप्पड़ ही मारे, मान लो थप्पड़ मारे तो उसको थप्पड़ लगा, ज़्यादा उसी को लगा, लेकिन हम इस हाथ को भी तो लगा, इम्पैक्ट इस पर भी हुआ, ठीक, तो उस पर भी हुआ इम्पैक्ट, अपने हाथ पे इम्पैक्ट हुआ, तो दोनों जगह हुआ ना जोड़ा। हम भी इसको पुश किए, ये भी हमको पुश किया, दोनों जगह हुआ ना जोड़ा। हम जैसे ज़मीन पे खड़े हैं तो हम भी ज़मीन को पुश कर रहे होंगे, ग्राउंड को पुश कर रहे होंगे, ग्राउंड भी हमको पुश कर रहा होगा। ठीक, जोड़ा, फोर्स हमेशा जोड़ा में आता। सबसे पहले क्या समझना तुमको है, फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। पहला बात ये फील हुआ,
फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। पहले तो फील हो रहा है बात, ठीक। अच्छा चलो और 2-3 बात करते हैं। जैसे जैसे कोई बॉडी ये था मास, ठीक है, कोई बॉडी था एम मास का, ठीक। अब ग्राउंड पे से रखा हुआ था, ठीक है। तो ये बॉडी, ठीक, बॉडी को अर्थ भी खींचता है, पता है हम लोग। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कितना लगता है पता ही सबको। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है यार, mg, पढ़े हैं हम लोग, जनरली जानते ही हैं, mg लगता है फोर्स, ठीक, mg, ठीक, क्लियर फंडा। चलो अब चूंकि ये बॉडी तो रेस्ट पे हमारा, ये बॉडी तो हमारा फिलहाल अभी रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या, ये ग्राउंड भी तो इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। तो जो ऊपर की तरफ ये फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। अगर हम ग्राउंड को देखें, तो ग्राउंड बॉडी पे लगा रहा था नॉर्मल ऊपर, तो बॉडी ग्राउंड पे लगाएगा नॉर्मल नीचे, ठीक। यही है जोड़ा, यही है आपका पेयर, यही है पेयर, ठीक। जैसे ग्राउंड इस बॉडी को mg से खींच रहा था, तो ये वाला मास भी तो अर्थ को ऊपर खींच रहा हो, कितना से, mg से ही। यही है जोड़ा, पेयर, यही है क्या, जोड़ा, पेयर, ठीक है। इसी को न्यूटन जी हम अपने भाषा में यूज करते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी को न्यूटन किस लैंग्वेज में यूज करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ का बेसिक डेफिनेशन क्या है जनरली, कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो थर्ड लॉ बहुत समझने वाला पॉइंट है यार, समझना। अभी 2-3 बात और बोलेंगे, समझना। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिख रहा है। पहले बात इक्वल होगा, अपोजिट भी होगा, इक्वल भी होगा, अपोजिट भी होगा, एक दूसरे का इक्वल भी होगा, अपोजिट भी होगा। पहला बात तो सो, ठीक, पहला बात तो सो याद रखना, ठीक है। ये बस बेसिक डेफिनेशन है थर्ड लॉ का, ठीक। इक्वल एंड अपोजिट होगा, पहला बात तो सो। और क्या, जब भी एक्शन रिएक्शन जो भी पेयर होगा कहाँ लगेगा, हमेशा याद रखना, 2 डिफरेंट बॉडी पे। कहाँ, 2 डिफरेंट बॉडी। देखो जैसे यहाँ पर मास था, यहाँ ग्राउंड है, मास है ग्राउंड, देखो 2 डिफरेंट बॉडी होना चाहिए, बॉडी डिफरेंट होना चाहिए। फोर्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, फोर्स का नेचर सेम होना चाहिए। इस नॉर्मल का रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स mg नहीं होकर के कौन है, ग्राउंड पे लगने वाला नॉर्मल है। एक्शन रिएक्शन ये है इसका जोड़ा, इसका जोड़ा ये नहीं है, n बराबर mg अभी है इस क्वेश्चन के लिए, वो अलग बात है, इसका जोड़ा लेकिन अभी ये है, ठीक। इसका रिएक्शन पेयर ये है, सेम नेचर का भी होना चाहिए, ठीक। जैसे mg का ही जोड़ा कौन होगा, ये वाला mg होगा, ठीक है ना। हाँ, सेम नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 डिफरेंट बॉडी, ओवर इंपॉर्टेंट। फोर्स सेम नेचर का हो, ये ओवर इंपॉर्टेंट। और इक्वल एंड अपोजिट हो, इक्वल एंड अपोजिट हो, ये थर्ड बात, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। ये किसका बात हम लोग किए, एक्शन रिएक्शन पेयर का बात हो रहा है अभी। किसका बात हो रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर का बात हो रहा है भाई। एक्शन रिएक्शन पेयर, पहली बात 2 डिफरेंट बॉडी पे लगना है, सेम बॉडी पे नहीं लगना चाहिए, डिफरेंट बॉडी पे लगना चाहिए, पहला बात तो सो, ठीक। यहाँ तो एक ही बॉडी पर नॉर्मल लग रहा है, mg लग रहा था, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ। हाँ, ये वाला नॉर्मल एक्शन रिएक्शन हुआ क्या, हुआ। क्यों, कि 2 अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, ये इस मास पे लग रहा है, ये ग्राउंड पे लग रहा है, ठीक। फोर्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का होना चाहिए, ये भी नॉर्मल तो वो भी नॉर्मल होना चाहिए। ये mg है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी होना चाहिए, ठीक, सेम नेचर का। इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है। इतना बात दिमाग में सेट रखना न्यूटन्स थर्ड लॉ का, ठीक है। तो थर्ड लॉ हो के न्यूटन्स थर्ड लॉ के वैलिड होने के लिए कोई बॉडी एक दूसरे को टच करे कोई ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पर टच नहीं भी कर रहा है, तभी इस पर फोर्स इक्वल अपोजिट लग रहा है ना, ग्राउंड पे भी और मेरा अर्थ पे भी और बॉडी पे भी। टच करे कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी टच करेगा तभी एक्शन रिएक्शन पेयर आएगा, ठीक। फंडा क्लियर हो गया, नोट कर लो। तो तीनों लॉ यही है हमारा, तीनों का तीनों लॉ। अब इस पर बेस्ड हम लोग सारा का सारा न्यूमेरिकल्स का बात करेंगे, अब सिंपल डायरेक्ट, ठीक है। 3 लॉ क्लियर है मेरे हिसाब से, तीनों लॉ
सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट लॉ क्या था, इनर्शियल लॉ। सेकंड लॉ क्या था, मोमेंटम वाला, मोमेंटम से ही आया था सेकंड लॉ। पहला लॉ था इनर्शियल लॉ, इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट। सेकंड लॉ क्या था, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स। ठीक। थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फोर्स हमेशा जोड़ा में ही आता है, फोर्स ऑलवेज कम्स इन पेयर। ठीक। अब पहचान क्या है एक्शन रिएक्शन का, बता दी। 3 पहचान है, 2 बॉडी अलग अलग होना चाहिए, सेम नेचर का फोर्स होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। क्लियर फंडा। तीनों लॉ का पहचान लेंगे हम लोग अब खटाखट खटाखट। ठीक है, सबको नोट करो। चलो अब देखो इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो है हम लोग जो है ना कितना टाइप का फोर्स का बात करेंगे वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन देखो शुरू करेंगे हम लोग धीरे धीरे। ठीक, लोड मत लेना इस पूरा एनएलएम में। तो पहले हम लोग एनएलएम में देखो क्या क्या 3 लॉज जाने। एनएलएम, ठीक, फर्स्ट लॉ, ठीक है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नामे से लगता है कि इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। फर्स्ट लॉ सिंपली इनर्शियल लॉ था। सेकेंड लॉ सिंपली किस किस पे डिपेंडेंट था, मोमेंटम पे डिपेंडेंट था। ठीक है, इसमें क्या था, एक्शन रिएक्शन पेयर था। याद आ गया, सिंपल शॉर्टकट बात कर रहे हैं। ठीक, एक्शन पेयर था। ठीक है, इनर्शियल लॉ में बात समझ ही गए थे हम लोग। जब तक कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा बॉडी पे तब तक वो बॉडी उसी में रहना चाहेगा। यहाँ सिंपल फोर्स बराबर एक बेसिक डेफिनेशन आ रहा है dp/dt, एक ये याद रहना चाहिए। और यहीं से हम लोग डिराइव कर लिए थे मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर है। बस मैथमेटिक्स यहीं आ रहा है, देख रहे हो ना। इसमें तो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, इसमें भी कॉन्सेप्ट है। मैथ्स यहीं आ रहा है, मतलब यही सारा न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है, यही वाला। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यही यूज होने वाला। पहला बात तो समझ गया। ठीक, हम लोग देखो कितना टाइप का फोर्स का बात करेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है ना, पहला खाली इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स। इस चैप्टर में देखो हम लोग एनएलएम में कौन कौन सा बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक, वो भी सबको पता है कि मेरा जो अर्थ है, सबको पता है किसी भी बॉडी को अपनी ओर खींचता है कितना से, mg से। अर्थ किसी बॉडी को अपनी ओर खींचता है mg फोर्स से, mg फोर्स से। उस बॉडी का मास अजीब तो पता है सबको, ग्रेविटी। ठीक, दूसरा आएगा नॉर्मल। दूसरा क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल जैसे कि अभी हम लोग अभी नॉर्मल अभी जैसे खड़े हैं हम लोग ग्राउंड पे खड़े हैं, है ना, तो ग्राउंड मेरे पे नॉर्मल लगा रहा होगा, हम भी ग्राउंड पे नॉर्मल लगा रहे होंगे। ठीक, हम इस दीवार पे ऐसे लीन कर गए, दीवार मेरे पे नॉर्मल लगा रहा होगा, हम भी नॉर्मल लगा रहे होंगे। या दीवार पे ऐसे सीढ़ी रख दो, सीढ़ी दीवार पे नॉर्मल लगा रहा होगा, दीवार भी सीढ़ी पे नॉर्मल लगा रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन टच करने पे आता है। ठीक, और बताएंगे फंडा इसमें क्या क्या होता है। टेंशन, धागा, टेंशन किस में, धागा स्ट्रिंग में, ये सब स्ट्रिंग में आएगा। ठीक, स्ट्रिंग में पढ़ेंगे सब, स्ट्रिंग, धागा, धागा, धागा। ठीक है, स्ट्रिंग, स्प्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग है। ठीक है, एगो आएगा स्प्रिंग फोर्स। जनरली 4 एगो फोर्स आएगा, एगो सुडो फोर्स आएगा, वो बात की बात है। ठीक, इस एनएलएम में हम लोग इस 4 फोर्स को ही पढ़ेंगे जनरली, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसी में खेलते रहेंगे। ठीक है ना, देखते रहेंगे कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक, न्यूमेरिकल्स में कैसे इसको फंडा यूज करेंगे, तो इसको अगले लेक्चर में ही ले लेंगे इसको। ठीक है, इसको अगले लेक्चर में ही ले लेंगे। आज तीनों के तीनों लॉ समझ गए फाइनली। हाँ, लॉ पहले कॉन्सेप्चुअल लॉ को समझ लीजिए। फर्स्ट लॉ मेरा ये था, इनर्शियल लॉ था। सेकंड लॉ मेरा फोर्स के बारे में बोला था, मोमेंटम के बारे में बोला था। थर्ड लॉ मेरा एक्शन रिएक्शन के बारे में कहा था। तो पहले इसको समझ लो। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी पे बेस्ड बनाएंगे, समझते चलेंगे कि नॉर्मल फोर्स कैसे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, टेंशन फोर्स किधर लगता है, क्यों लगता है, स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, क्यों लगता है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है, क्यों लगता है, सारा अगले लेक्चर में डिस्कस करते हुए इस पर सारा न्यूमेरिकल्स बना लेंगे हम लोग इस पर। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके। आई होप एनएलएम का एक बेसिक आइडिया सबको लग गया। हम लोग यही सब बात करने वाले हैं एनएलएम में। ठीक है ना, तो देखते रहना यार, सपोर्ट करते चलना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।